Okay, online class. Audio video fine. Yes, sir. Okay. Listen. Last class क्या हुआ था? Last class was time of supply. Last class we have completed our provision on time of supply. Time of supply and rate of changes. ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने कंप्लीट किया था, बट इसका क्वेश्चंस नहीं हुआ था. आपको याद दिला दूं, व्हाट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन 7. याद आ रहा है क्या आपको? वी स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन 7. सेक्शन 7, देन सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ठीक है, हमारा ये सेक्शन और ये सेक्शन वो इंटर रिलेटेड होके चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था. यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था. इसका सम्स भी किया था हम लोगों ने, सेक्शन 7 का. सेक्शन 8 का सम्स किया था. सेक्शन 10 का सम्स किया था. 12, 13, 14 का सम्स नहीं किया था अभी तक. आ रहा है क्या समझ में? यस सर. ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू सेक्शन 15 आई वांट कि आज का क्लास में डिवोट कर दो सम्स करने में. ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आप लोग घर पे सम्स कीजिएगा. थोड़ा मैं सम्स करवाऊंगा, बट एट द एंड टू बी ऑन द ट्रैक इट वाज रिक्वेस्टेड कि आप लोग सम्स घर पे ट्राई करना है मैट के इंस्टीट्यूट के मैट से. बट क्या हुआ ना कि फोकस सबका फ्रिक्शन आ रहा था. ऐसा मुझे फील हो रहा था ना कि मैं भगा रहा हूँ और कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा. टाइम ऑफ सप्लाई का आंसर कुछ दे नहीं पा रहा था. सो दैट आई फील कि आज का क्लास मैं इस सम्स पे डिवोट कर दूँ, सो दैट पीछे का भी सारा सम्स के प्रोविज़न के संग सम्स हुआ, प्रोविज़न के संग सम्स हुआ, प्रोविज़न के संग सम्स हुआ, और ये भी प्रोविज़न के संग सम्स हो जाएगा बिफोर इंटरिंग सेक्शन 15. ऑलराइट, यस सर. ठीक है. सम्स करते हैं. मैं जानबूझ के आपका इंस्टीट्यूट का मैट यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आप लोग भी अकॉर्डिंगली फॉलो कर पाए. ठीक है. ओए तेरा सर बुक पे सेक्शन मैं 31 उतना हाँ ज़्यादा नहीं है. मैं बुक पे आता हूँ. एक मिनट, उसमें पेज नंबर लिखा हुआ है. पेज नंबर 109. पेज नंबर 109. आपको याद दिला दूं क्या हुआ था सेक्शन 12 में और 12 सेक्शन 13 में. सेक्शन 12 was related to time of supply in case of goods. Section 13 was related to time of supply in case of service. Services. ठीक है. ठीक है. in case supply involves movement of goods and supply involved does not involve movement of goods. ये दो केस है. supply involves movement of goods, supply does not involve movement of goods. supply involved movement of goods, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या था? एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और टैक्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. और टैक्स इनवॉइस को हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन
31 में, याद आ रहा है ना? याद आ रहा है ना, हम लोगों ने क्लास किया था कंप्लीट सेक्शन 31 का. Yes, sir. डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स मेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और टैक्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. ये रहा जिस्ट यहाँ दिया हुआ है आप लोग के बुक में. आपका बुक बहुत मतलब बहुत फाइनली डिज़ाइन किया हुआ है, देखो चार्ट के हिसाब से. मूवमेंट ऑफ गुड यस, मूवमेंट ऑफ गुड्स नो. अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ इशू इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड. अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नो है तो अर्लियर डेट ऑफ इशू ऑफ गुड्स और डिलीवरी डेट विच एवर इज अर्लियर. अंडरस्टूड? इस पे सम्स करते हैं. इस पे सम्स करते हैं. इनवॉइस इशू, इनवॉइस इशू ऑन, इनवॉइस इशू ऑन दिस डेट 15/4. डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट अवेलेबल. ठीक है, डेट्स ऑफ रिमूवल ऑफ गुड और डेट अवेलेबल. अगर रिमूवल ऑफ गुड्स है इसका मतलब क्या है? द गुड्स इज मूवेबल. Yes, अगर sir. रिमूवल ऑफ गुड्स है तो गुड्स इज मूवेबल. तो अगर रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. तो अर्लियर क्या है? 15/4. टाइम ऑफ सप्लाई इज 15/4. आ रहा समझ में? Yes, sir. यहाँ पे देखिए, रिमूवल ऑफ गुड 15/5 और सॉरी रिमूवल ऑफ गुड 20 अप्रैल और इशू इनवॉइस कब किया? पहले रिमूवल के बाद. तो टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ बोथ 15/5 और 24, दैट इज 20th अप्रैल. दिख रहा है आपको? सर वाइट पोर्शंस नहीं दिख रहे, ब्लू पोर्शंस सिर्फ दिख रहे हैं सर. ओके. अब दिख रहा है? हाँ सर. ठीक है. यहाँ पे देखिए, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है मतलब रिमूवल ऑफ गुड्स है, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स है. अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो क्या? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर. तो टाइम ऑफ सप्लाई इज 15/4. दिखा आपको? हाँ सर. ठीक है. नेक्स्ट केस, डेट ऑफ इनवॉइस इज 15/5, डेट ऑफ रिमूवल इज 20th/4. मतलब जिस दिन रिमूव हुआ है उसके बाद इनवॉइस बना है. ऊपर वाले केस में क्या था? पहले इनवॉइस बना है फिर रिमूव हुआ है. तो डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन इनवॉइस बना है. इस केस में क्या है? पहले रिमूव हुआ है देन इनवॉइस बना है. तो डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? आंसर इज अर्लियर, मतलब ये वाला केस. ठीक है. ठीक है. इनवॉइस इशू कब किया? 15/4. गुड्स मेड अवेलेबल मतलब कि डेट ऑफ रिमूवल नहीं है. इसका मतलब क्या? गुड्स आर नॉट मूवेबल. तो गुड्स आर नॉट मूवेबल. तो गुड्स अगर नॉट मूवेबल है, गुड्स अगर नॉट मूवेबल है तो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी एंड डेट ऑफ इनवॉइस. अगर नॉट मूवेबल है तो अर्लियर होगा डेट ऑफ डिलीवरी एंड डेट ऑफ डिलीवरी एंड डेट ऑफ इनवॉइस. डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 15/4. डेट ऑफ डिलीवरी क्या है आपका? 20/4. तो आंसर इज 15/4.
दिख रहा है आपको? अरे छोटा सा चार्ट है वो, छोटा सा चार्ट है, आपको जज करना है कि डेट टाइम ऑफ सप्लाई कब है. नेक्स्ट, डेट इनवॉइस इशू ऑन 15/5, 15 मई, गुड्स अवेलेबल है 20/4 और पेमेंट रिसीव्ड है 30/5. तो अर्लियर ऑफ ये तीनों, 1 2 3, 20/4. ठीक है. सर पेमेंट रिसीव भी देखना हाँ, पड़ेगा क्या? पेमेंट रिसीव देखना पड़ेगा. कैसे देखना पड़ेगा मैं बताता हूँ. यहाँ पे देखो, इशू ऑफ मेरा केस क्या था, मैं इस पे लिख रहा हूँ, रब कर दूंगा. मेरा केस क्या था, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ लास्ट रिमूवल, हाँ. विच एवर इज अर्लियर. हम्म. लेकिन डेट ऑफ इनवॉइस में क्या था, डेट ऑफ इनवॉइस में क्या था, अंडर सेक्शन 31, डेट ऑफ इनवॉइस, कब इनवॉइस प्रिपेयर हो जाना चाहिए, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर. यही है ना, विच एवर इज अर्लियर. तो टेक्निकली देखा जाए तो क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस, ये तीनों अर्लियर, सॉरी ये तीनों का अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिमूवल. यही है ना. इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ नॉट मूवमेंट, इन केस ऑफ नॉट मूवमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ गुड्स अवेलेबल, इन दोनों में से अर्लियर. हाँ हाँ सर. ठीक है. तो तीनों को देखना है, टेक्निकली तीनों को देखना है. इन तीनों में से जो अर्लियर है, ये तीनों में से जो अर्लियर है वही आएगा इधर. ठीक है. सर सर पहले तो पेमेंट का नहीं देखना था ना. नहीं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखिए, यहाँ पे देखो सेक्शन 31 कहाँ है, टैक्स इनवॉइस, ये देखो, टैक्सेबल से टैक्स इनवॉइस कब इशू कर देना होगा, इन केस ऑफ गुड्स, अगर मूवमेंट है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल. दिख रहा है आपको? हाँ सर. ठीक है. अगर मूवमेंट है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, नहीं है मूवमेंट तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. ये तो समझ में आ गया. हाँ. ठीक है. अब ये केस देखिए, ये केस दीजिए, देखिए एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ रिमूवल, इस जगह पे मुझे टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था 20/4 को. ठीक है. 20/4 को इशू कर देना चाहिए था. अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये पेमेंट रिसीव्ड इनरेलीवेंट है. हाँ, हाँ सर. पेमेंट रिसीव्ड इनरेलीवेंट है, सॉरी, उस केस में है. सॉरी, ये सर्विसेज के केस में है. हाँ. सर्विसेज के केस में ये पेमेंट रिसीव देखते हैं. ठीक है. ऐसे इररिलेवेंट है. देखिए, इशू इनवॉइस सर इशू, अब तो गुड्स का केस में बस दो ही है ना, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट हाँ, डेट ऑफ इशू ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल. ठीक है. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ पेमेंट, सॉरी डेट ऑफ गुड्स अवेलेबल, ये तीन देखना है. अगर आपका मूवमेंट है हाँ.
तो ये देखना है, और अगर मूवमेंट नहीं है तो तो ये देखना है। हम्म ठीक है, हम्म ओके। ये दोनों के केस में ये यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई, इन दोनों के केस में, इन दोनों के 20 केस में आपका 20/4। 20/4 ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे अर्लियर देखना है तो 15/4, 15/4 यहाँ पे अर्लियर देखना है तो 20/4 20/4, यहाँ पे अर्लियर देखना है तो आपका ये तीनों 20/4 20/4। नहीं नहीं लेकिन लेकिन क्या है ना कि यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 15/4 होना चाहिए एक्चुअली। हाँ यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग है आप लोग के बुक में, यहाँ पे 15/4, 15/6 का कोई डेट ही नहीं है। ठीक है, 15/4 का कोई इसमें एक डेट नहीं है, तो इसका मतलब ये 15/4 होना चाहिए। अगर इसको देखेंगे तो अगर इसको देखेंगे तो आपका ये 20/4 होना चाहिए, लेकिन अगर आंसर देखेंगे तो यहाँ पे 15/4 करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, हाँ सर देखो, रमेश इशू अ इनवॉइस ऑन of rupees 54,200 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन कितना 10/4/2022, मतलब कि ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ इनवॉइस है। ठीक है, एंड रिसीव्ड बैंक अकाउंट में कितना मिला है थ्रू एनईएफटी ऑन द सेम डेट, डेट ऑफ रिसीव्ड है। अगर गुड्स के केस में है, गुड्स के केस में है तो डेट ऑफ रिसीव, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव इररिलेवेंट है। ठीक है, क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ये भी इररिलेवेंट है। ठीक है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सेस रिसीव्ड। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा 10/4, एक्सेस रिसीव्ड, सुनिए, एक्सेस रिसीव मतलब एडवांस रिसीव्ड, हाँ एडवांस रिसीव अगेंस्ट फ्यूचर सप्लाई, यही है ना। 54,200 का मैंने गुड्स भेजा है किसी को और मुझे 55,000 दे दिया है, 55,000 दे दिया है, इसका मतलब 800 रुपया ज़्यादा दिया है फॉर फ्यूचर सप्लाई, एडवांस रिसीव्ड। और मैंने आपको बताया था कि सर अगर इफ़ यू रिसीव्ड एडवांस्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स देन इट इज़ टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, Not taxable. नॉट टैक्सेबल। ठीक है, अगर मैं सर्विस के केस में बोलता, अगर मैं सर्विस के केस में बोलता, ये सोचो अगर सर्विस रहता तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ₹800 क्या होता, Sir, taxable. नहीं टैक्सेबल तो होता, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता, डेट ऑफ RC. रिसीव्ड, देख लीजिए कितना, डेट ऑफ रिसीव क्या है, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, 54,200 कब मिला 10/4। ठीक है, इसमें से एक 54,200 है और एक 800 है, आपको समझ में आ रहा है क्या ये वाला। ठीक है, ओके, अगर मैं गुड्स के हिसाब से बोलूं तो टाइम ऑफ सप्लाई इज कितना 10/4, फिनिश। मैं सर्विस पे जा रहा हूँ, अगर सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये वाला इसके केस में 10/4 और इसके केस में इसके केस में completion of service or receipt of payment. कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड रिसीव ऑफ पेमेंट। ये कौन सा केस है, जब इनवॉइस कितने दिन के अंदर इशू नहीं किया हुआ है 30 days. 30 डेज, वेरी गुड। अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नहीं किया हुआ है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड Receipt of payment. रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, इशू इनवॉइस इतना सोचो सेम डे ही कर लिया है, चलो सेम डे ही कर लिया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई का क्या होगा
issue of invoice or receipt of payment. Issue of invoice and receipt of payment whichever is Earlier. earlier. तो whichever earlier का तो यार यहाँ पे डाल दिया. हम्म, और ये 800 का तो इन्वॉइस इशू नहीं किया ना, हाँ, तो नहीं, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो नेक्स्ट सप्लाई में एडजस्ट हो जाएगा. हाँ वो तो पता है, नेक्स्ट सप्लाई में एडजस्ट हो जाएगा. ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट सप्लाई में एडजस्ट होगा. लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इस पे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इस पे 800 पे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये 54,200 पे तो टैक्स देना पड़ेगा ना. हम्म, ये 800 पे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो पड़ेगा क्योंकि ये एडवांस है. ये एडवांस है, सेल पे एडवांस अगेंस्ट सर्विस है. एडवांस अगेंस्ट सर्विस है, ये 800 पे टैक्स देना पड़ेगा. और कब देना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर. और पेमेंट रिसीव कब मानेंगे? हाँ, पेमेंट रिसीव कब मानेंगे? डेट ऑफ क्रेडिट और एडजस्ट बुक्स, डेट ऑफ बुक्स एडजस्टमेंट विच एवर इज अर्लियर. दिखा आपको? हम्म, यहाँ पे नहीं है. देखिए, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ये रहा, डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एंटरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिटिंग द पेमेंट बैंक विच एवर इज अर्लियर. यही है ना? हम्म, तो इसका मतलब ये जो मैंने बताया आपको 800 रुपया, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये जो 800 रुपया बताया, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ क्रेडिट एंड डेट ऑफ बुक्स एडजस्टमेंट विच एवर इज अर्लियर. हाँ, ठीक है, तो कब होगा? डेट ऑफ रिसीव का इन इस बैंक अकाउंट कितना है एंड यू हैव टू नो सेम डेट, तो इसका भी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? यही होगा, और सेम. ठीक है, हम्म, डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है? 10/4 है ना? हम्म, 2000. 22, ये भी टाइपिंग एरर है. ठीक है, 22, ठीक है. और डेट ऑफ क्रेडिट क्या है? 11/4 ये है ना? हम्म, तो विच एवर इज अर्लियर 10/4. अंडरस्टूड? हाँ, नेक्स्ट, सर्टेन गुड्स आर सेंड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग थोड़ा इसको रेफर कर लेना. ठीक है, सर्टेन गुड्स आर सेंड बाय मिस्टर एक्स ऑन अप्रूवल. अप्रूवल के बेसिस पे मैंने बताया था. अच्छा, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अब शायद उसमें स्किप है. अगर अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल हो, सेल ऑन अप्रूवल मतलब क्या हुआ? ये सेलर है, ये परचेजर है, ये गुड्स भेजा है, ठीक है, ऑन अप्रूवल बेसिस कि मतलब ऑर्डर मिला है, सोचो 5000 यूनिट्स का, इसने 2 यूनिट्स भेजा है अभी कि आप अप्रूव कर दीजिए, आप अप्रूव कर दीजिए. अगर आपने अप्रूव कर दिया तो रिमेनिंग यूनिट्स मैं ऐसा ही बना दूंगा. अगर आपने अप्रूव नहीं किया, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझे बोल दीजिए, तो मैं मॉडिफिकेशन करके बना दूंगा. सिंपल बिजनेस प्रैक्टिस. ठीक है? हाँ सर. हाँ, तो उस केस में क्या होता है ना, गुड्स आर सेंड ऑन व्हाट? अप्रूवल बेसिस. तो गवर्नमेंट बोलती है कि अप्रूवल बेसिस में अगर आप गुड्स सेंड कर रहे हैं, अप्रूवल बेसिस में अगर आप गुड्स सेंड कर रहे हैं, तो
एट द टाइम ऑफ रिमूवल आप इन्वॉइस इशू कर दीजिए। और अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आप एट द टाइम ऑफ रिमूवल इन्वॉइस इशू नहीं करना बिकॉज सेल ही नहीं है, ये तो अप्रूवल है, वो अप्रूव करेगा, वापस हम उसको रिटर्न कर लेंगे। परचेजर अप्रूव करके वापस वो 2 यूनिट क्या करेगा, रिटर्न कर लेगा और बाद में उसको 5000 यूनिट भेज देगा, एज पर हिज अप्रूवल भेज देगा। इस केस में अगर आपको ऐसा लग रहा है रिटर्न कर लेंगे, तो वो रिटर्न आपका मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। हाँ सर। अंडरस्टूड? अगर 6 मंथ के अंदर नहीं हुआ है तो हम लोग मानेंगे इट इज़ अ डीम्ड सप्लाई और आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। अंडरस्टूड? Certain goods are sent by Mr. X on sale on approval on return basis to Y on कब है, 22 अप्रैल 2023। The supply gets confirmed and the invoice issued on supply confirm हो गया और invoice issue हुआ है कब, 20 अगस्त। 20 अगस्त मतलब क्या, 6 महीना बाद। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीना बाद। तो 4 महीना बाद हुआ है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या, पेमेंट ऑन ईच केस रिसीव ऑन कब, 23 नवंबर। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। इस केस में कब हुआ है, 4 मंथ में, अप्रोक्स 4 मंथ में। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज 20 अगस्त। अंडरस्टूड? इस केस में बताइए, इस केस में कितना महीने में हुआ है, मोर देन 6 मंथ। आपको ये नहीं निकालना है कितना मंथ्स में हुआ है, मोर देन 6 मंथ इज एनफ। अंडरस्टूड? मोर देन 6 मंथ इज एनफ, बैठ के निकालना नहीं है, खाली एक तो हल्का सा उंगली पे गिन लीजिए 6 मंथ से ज़्यादा हो रहा है, तो आंसर इज टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 22/3। डेट ऑफ रिसिप्ट यहाँ पे देखिए, इन केस 1 द कंफर्मेशन ऑफ अकर्ड बिफोर 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, दस द लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इज 20 अगस्त। 20 अगस्त मतलब फिर thus the last date of issue invoice is 20 August. On this date invoice was issued, hence the time of supply is 20 अगस्त। ठीक है? The confirmation, the confirmation of supply after 6 month, the time of supply will be the last date of issuance invoice is कितना, अच्छा सॉरी, लास्ट डेट मैक्सिमम 6 मंथ। सॉरी 6 मंथ, 6 मंथ, यहाँ से 6 मंथ। 6 मंथ कब होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये है ना। अप्रैल में, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर कैसे निकाला वो, 21 अक्टूबर गिनना पड़ेगा। 20 अप्रैल के बाद से 6 महीना। हाँ, अप्रैल के बाद से 6 महीना, मतलब कि मई 21 मई 21 जून 21 जुलाई 21 जुलाई अगस्त 21 सितंबर और 21 अक्टूबर। 1 2 3 4 5 6 6 महीने, 21 अक्टूबर। ठीक है? हाँ सर। ओके। टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, यहाँ पे देखिए, अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड, मतलब कि एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड और 31st डे मैक्सिमम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है?
एक याद रखना, सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का बात कर रहा है, सर्विस का नहीं, ठीक है। Amar supplies good under reverse charge to Mr. Nath. You are required to determine the time of supply. Time of supply determine करना है। अर्लीस्ट होता है, अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इंटर्ड द पेमेंट, डेट ऑफ क्रेडिट, और मैक्सिमम कितना 31 डेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मिस्टर नाथ अप्रोचेस मिस्टर अमर एंड प्लेसेस एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने पे का क्राइटेरिया नहीं था उसमें। रिसीव गुड्स कब, 10/4। इशू इनवॉइस कब, 15/4। पेमेंट इशू इनवॉइस तो नहीं देखेगा ना। इशू नहीं, आपका मैंने क्या बोलता है, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, यहाँ पे देखिए टाइम लिमिट ऑफ इसमें है, कहाँ पे रिवर्स चार्ज, हाँ ये रहा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं देखना इसमें, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं देखना है, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे, अंडरस्टूड। सर जो 31st डे है वो तो डेट ऑफ इनवॉइस से काउंट करना पड़ेगा ना, हाँ, तब डेट डेट ऑफ मतलब ये तीनों जजमेंट में आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं देखना है, लेकिन 31st जब डेट स्टार्ट करेंगे तो डेट ऑफ इशू से निकालना होगा, हाँ सर वही। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, हाँ डेट आपका, हाँ डेट ऑफ रिसीव गुड 10/4 और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट कितना हो जा रहा है 20/4 और 25/4। 25/4 और 20/4 में क्या लेना है 20/4, ठीक है। दिख रहा है आपको 20/4 और 25/4 में क्या लेना है 20/4। डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स कितना है 15/4, और देखिए फील आ रहा है, अगर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से अगर 30 दिन करेंगे, 31 डे करेंगे, तो ऑब्वियसली ये 10/4 से ज़्यादा ही आने वाला है। दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो ऑब्वियसली द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इज क्या 10/4। यहाँ पे देखिए 31st डे कैसे निकाल रहा है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 10 तारीख, सॉरी कहाँ गया, 15 तारीख, 15/4 22 प्लस 31st डे, मतलब 15 से 15 प्लस 1, एक ये 16/5, अंडरस्टूड। ये वाउचर का केस में था, रेसिडुअल केस में था। सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या था सर, अगर 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट हो गया है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड
receipt of payment रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज earlier. अर्लियर। और अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ है तो Completion of service कंप्लीशन or ऑफ सर्विस एंड receipt of payment, रिसीप्ट whichever ऑफ is पेमेंट earlier. विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट। पहला बात है इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वही लेना है। ठीक है, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा यही लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से ये कट जाएगा, इसमें से सेम है देख लो, इसमें से ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा और इसमें से ये कट जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें हमको ये चेक करना है 30 डेज के अंदर में हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 15/4 और 20/4 ऑब्वियसली 30 दिन के अंदर है, तो 15/4 और 22/4 और सॉरी 30 दिन के अंदर है तो 20/4 और 22/4 विच एवर इज अर्लियर, आंसर इज 20/4। ठीक है, 15/4 और 20/5, 15/4 और 15/5 होता तो ये 30 दिन मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर ये 30 दिन के अंदर नहीं है तो उसका मतलब ये इररिलेवेंट हो गया। हाँ। ठीक है, तो 15/5 और 20/4 ये भी सेम है, विच एवर इज अर्लियर। अंडरस्टूड? देखिए इसके बाद देखिए 15/4 20/4 ऑब्वियसली 30 दिन के अंदर है। ठीक है, तो आपका ये इररिलेवेंट हो गया, तो 20/4 और 17/4 विच एवर इज अर्लियर, मतलब कि 17/4। 15/4 और 20/4 20 दिन 30 दिन के अंदर है तो ये इररिलेवेंट हो गया, तो 20/4 और 2/4 विच एवर इज अर्लियर, आंसर इज ये वाला। 15/4 20/5 30 दिन के अंदर में है, सॉरी 30 दिन के बाद में है तो ये इररिलेवेंट हो गया। ठीक, तो 15/4 और 1/4 विच एवर इज अर्लियर। आ रहे समझ में? हाँ सर। ओके, इसको बंद कर रहा हूँ। मिस्टर केदार प्रोवाइड्स अ कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर नाथ वर्थ कितना 50,000। एडवांस रिसीव्ड कब है 18/4, सॉरी 18/4 नहीं 8/4। अंडरस्टूड? तो एडवांस अगर रिसीव हो रहा है 8/4 को, इसका मतलब ये तो 10,000 पे तो टाइम ऑफ सप्लाई 8/4 ही हो गया इन ऑल द केसेस, यही हो गया ना। द कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड कब, प्रोवाइड कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब है 10/4 और रिसीव बैलेंस, बैलेंस रिसीव कब किया 40,000 का 16/5। ठीक है, फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ केदार इशू इनवॉइसेस ऑन, इशू कब इनवॉइस किया है, इनवॉइस इशू कब किया है 15/4। 15/4 इसका मतलब क्या हुआ 30 दिन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कंसल्टेंसी सर्विस जब से प्रोवाइड हुआ है उसके 30 दिन के अंदर किया है। ठीक है, तो अगर 30 दिन के अंदर किया है तो ये इररिलेवेंट हो गया। ठीक है, तो 40,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या क्या हो जाएगा, 40,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 15/4 हाँ। और बाकी 10,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब हो जाएगा 8/4। आ रहे समझ में? हाँ सर। यहाँ पे देखिए अब इस केस में क्या है,
इस केस में 30 दिन के बाद 30 दिन के ज़्यादा है, दिख रहा है ना? तो इस केस में ये वाला इररिलेवेंट हो जाएगा। हाँ सर। तो इस केस में आपका 10,000 पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? 8/4, और रिमेनिंग 40,000 पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 10/4। 10/4। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ सर। राखी समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो मैं आराम से निकाल दे रहा हूँ टाइम सप्लाई, लेकिन ये ऐसे एग्जाम पे तो थोड़ा नहीं निकलेगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रोविज़न। अंडरस्टूड? यू हैव टू राइट द प्रोविज़न एज पर सेक्शन 12 सेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द अर्लियर ऑफ दिस इन दिस सर केस। सबसेक्शन भी लिखना पड़ेगा? हाँ, सबसेक्शन भी लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना है तो मत लीजिए, एज पर सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अंडरस्टूड? वहाँ पे तो ये तो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन पेपर देख के ही आपको क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई की ये है, अब इसको सजा के लिख देना है। हाँ, सब प्रोविजंस के साथ ही लिखना है ना? प्रोविज़न के साथ ही लिखना है। कोई भी लॉ सब्जेक्ट आपको प्रोविज़न के साथ ही रेलेवेंट करना पड़ेगा, इसको रिलेट करना पड़ा। आप जो बोल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ये है ये है ये है ये है, आप निकाले कैसे निकाले? अपने मन से नहीं, इट इज़ रिटन इन द प्रोविज़न। अंडरस्टूड? इट इज़ रिटन इन द प्रोविज़न। मैंने सप्लाई सेक्शन 7 करवाया था ना आप लोग को, हाँ। उसमें मैंने नीचे लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है उसमें कि लिखना कैसे एग्ज़ाम में। आपने गो थ्रू किया है क्या? सर हम लोग को PDF मिला ही नहीं। अरे यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ, आज मैं PDF भेज दूंगा रात में। सेक्शन 7 का नहीं दिया क्या मैंने PDF? आज मैं सारा PDF दे दूंगा। सेक्शन 7 का नहीं दिया क्या मैंने? सर सर ग्रुप 2 में दिया था शायद आप। ग्रुप में मैंने दिया, सेक्शन 7 का दिया था। ठीक है, मैं सारा PDF फीस भेज दूंगा। अंडरस्टूड? मैंने उसमें सारा डिटेल लिखा है कि लिखना कैसे एग्ज़ाम में, एज पर लीगल प्रोविज़न ये, इन द रिलेवेंट केस ये। ठीक है, और ये सर ये लिखना कैसे होगा आपको खुद ट्राई करना, डेवलप करना पड़ेगा। लिखना कैसे अगर मैं आपको बैठा के यहाँ पे लिखाऊँ ना, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, वो क्योंकि मैं वही लिखवाऊंगा ना जो बुक में लिखा हुआ है, मैं तो कुछ अपना ऐड ऑन नहीं कर सकता ना उसमें कि चलो ये लिख लो सेक्शन 12(2) नहीं सेक्शन 13 लिख दो, ऐसा मैं ऐड ऑन नहीं कर सकता। आई हैव टू राइट व्हाट इज रिटन इन द प्रोविज़न, और प्रोविज़न जो लिखा है सबको पता है। और लिखना कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, आपको ट्राई करना पड़ेगा एग्जाम में। स्कैनर ले लीजिए, स्कैनर से ट्राई कीजिए, स्कैनर ले लीजिए, पास्ट पेपर ट्राई कीजिए उससे। यहाँ पे देखिए RCM मैंने सर्विस पे डाल दिया, सर्विस पे और 2 इलस्ट्रेशन है, वो लोग खुद कीजिएगा अपने खुद से। ठीक है, देखना नहीं है, सिर्फ 30 डेज का देखना है कॉन्सेप्ट, 30 डेज में हुआ है कि 30 डेज में नहीं हुआ है। ठीक है, RCM देख लीजिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ अर्लीस्ट ऑफ, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड, ये तो मैंने आपको बता दिया था, इन दोनों में से जो अर्लियर है वो देखना है। और मैक्सिमम कितना करना है,
61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अरे सेम जैसा ही है ना सब कुछ। हम्म हाँ सर। हाँ सेम ही है ना, उसमें 30 है, इसमें 31 है, सॉरी उसमें 31 है, इसमें 61 है, उसमें डेट ऑफ इशू उसमें 30 दिन देखना, इसमें याद रखना आपको एग्ज़ाम में देगा एनबीएफसी का। प्लीज़ मैं एनबीएफसी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 30 दिन का क्राइटेरिया को मैं 45 डेज का क्राइटेरिया में चेंज करूँगा, बस दैट्स इट। हम्म यहाँ पे देखिए मैं एक एक सम से एक एक टॉपिक से करवा रहा हूँ, सो दैट आपको एक मैं रुक रुक के करवा रहा हूँ, सो दैट आपको क्लियरिटी आए, बाकी की टॉपिक आप खुद कर पाए यहाँ पे। राम राम प्रोवाइड्स RAM provides the for certain service which fall under RCM. Date of service provided कितना है? 10/4। RAM issue invoice कितना है? 12/4। पेमेंट मेड थ्रू चेक कितना है? 10/4। पेमेंट डेबिटेड कितना है? 15/4। इन दोनों में से अर्लियर लेना पड़ेगा, हमको पता ही है, मतलब कि ये इररिलेवेंट है। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या करना पड़ेगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है और डेट ऑफ ये है, तो सबसे पहले इशू ऑफ इनवॉइस मैंने क्या बोला था, इन दोनों में से अर्लियर लेना है और इशू ऑफ इनवॉइस से 61 डे देखना है। ठीक है, अगर 61 डे अगर देखे तो कितना होगा? ये 12/4 है, 2 महीना। 2 महीना आराम से डाल दीजिए उसमें, 12/4 फिर 12/5 फिर 12/6। ठीक है, अब प्लस 1 डे मतलब 13/6। ठीक है, 13/6। अच्छा, ये अप्रैल 30 का होता है, नहीं जून, अप्रैल 31 का होता है, नहीं अप्रैल 30 का होता है, फिर जून होता है। ओके, 31 डे है ना, तो अप्रैल में देखो, अप्रैल में है ना ये 12/4 है, अप्रैल में 18 दिन बचा हुआ है। मई में, अप्रैल मई में 31 दिन। ठीक है, टोटल 61 डे आना चाहिए। ठीक है, 20 यहाँ 30 हो गया, 18 हो गया, यहाँ पे 12 करना पड़ेगा, यही होगा ना। हाँ तो ये 12 तारीख, ये मई, ये जून। ठीक है, तो 31 डे कौन सा होगा? 12 जून। आंसर में क्या दिया हुआ है? 12 जून। 12 जून। ठीक है, हाँ सर। तो आपका यहाँ पे ये रहा, इन दोनों में से ये कट गया था, तो आंसर हो जाएगा 12 जून। अंडरस्टूड? यस सर। यहाँ पे देखिए, सर्विस प्रोवाइडेड ये है, इशू ऑफ इनवॉइस ये है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ डेबिट, तो इसमें से ये कट गया। ठीक है, इससे 31 डे 61 दिन निकालना पड़ेगा, तो क्या 12/10 अक्टूबर का मंथ है, तो अक्टूबर में 31 माइनस 12 कितना दिन हो जाएगा? 31 19। ठीक है, अक्टूबर, फिर नवंबर, ठीक है 30, हमको टोटल कितना चाहिए? 31, तो दिसंबर में कितना हो जाएगा? 12। 12। ठीक है, तो डेट ऑफ यहाँ पे 19/12 और डेट ऑफ पेमेंट 19/12 क्या 24 नहीं 23,
19 कहाँ से, 12 ना, Yeah. 12 12 23 और 10 4, विच एवर इज अर्लियर, आंसर इज 12 12 23, ये रहा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो लास्ट सम्स, मैंने आपको बोला था कि डेट अगर चेंज हो रहा है, डेट अगर चेंज हो रहा है तो दो चीज़ देख, तीन चीज़ रहता है उसमें। क्या क्या है, सप्लाई कब हुआ, इनवॉइस रेस कब हुआ और पेमेंट रिसीव कब हुआ है। आ रहा है समझ में, ये बहुत इजी है। डेट चेंज हो अगर सप्लाई मेड और पेमेंट रिसीव, ये एक लेग है ट्रांजैक्शन का, वो लेग ये पूरा का पूरा पीरियड में जो दो लेग जिसमें पड़ेगा वही रेट एप्लीकेबल होगा। मतलब कि मेरा दो रेट पर, मतलब दो लेग पड़ रहा है ओल्ड रेट में, तो ओल्ड रेट लगेगा। दो लेग पड़ रहा है न्यू रेट पे, तो न्यू रेट लगेगा। देखिए, रेट ऑफ जीएसटी शैल बी 12% इंस्टीड ऑफ एग्जिस्टिंग रेट, ओल्ड रेट है ये। ओल्ड रेट कितना है, 18% विथ इफेक्ट फ्रॉम कब, 1/4/2022। इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड, यहाँ पे देखिए सर्विस बात कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडेड मतलब 30 दिन देखना पड़ेगा। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड, पहले हम रेट निकाल देते हैं फिर टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड कितना, एक, यहाँ पे मेरा 1/4 है, रेट चेंज कब हुआ है 1/4। सर्विस प्रोवाइडेड 25/3, इनवॉइस रेज 25/3 और पेमेंट रिसीव इन सर्विस प्रोवाइडेड 25/3, इनवॉइस रेज 3/4 और आपका पेमेंट रिसीव 10/4। तो ये दोनों लेग कहाँ चला गया, न्यू में। ये न्यू है ओल्ड है, तो न्यू रेट आंसर इज 12%। ठीक है, ये ओल्ड रेट, ये न्यू रेट, तो आंसर इज ओल्ड रेट। दिखा आपको, हाँ सर। यहाँ पे देखो, ये ओल्ड रेट, ये न्यू रेट, ये ओल्ड रेट, आंसर इज ओल्ड रेट। 100. यहाँ पे देखिए, ये न्यू रेट, ये ओल्ड रेट, ये न्यू रेट, आंसर इज न्यू रेट। तो देखना ही नहीं है, माइंड ही नहीं चलाना है, दो लेग पकड़ना, जो आंसर हो, जो दो लेग पे आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला आपको प्रोविज़न याद रखना है तो रख लीजिए, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये याद रखिए, इससे ये प्रोविज़न याद करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, देन देखो, ये न्यू रेट, ये ओल्ड, ये ओल्ड, तो आंसर इज ओल्ड। यहाँ पे न्यू और ओल्ड, आंसर इज न्यू। करेक्ट। Yes, sir. अब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडेड का देखना है, 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है कि नहीं। 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है, आंसर इज यस, तो ये इररिलेवेंट है। अरे है कि नहीं है, हाँ सर. ये इररिलेवेंट है, तो इन दोनों में से अर्लियर आंसर इज ये होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू है कि नहीं, आंसर इज यस, तो ये इररिलेवेंट है, तो इन दोनों में से अर्लियर, तो टाइम ऑफ सप्लाई ये होगा। यहाँ पे देखिए 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू है कि आंसर इज यस, तो ये इररिलेवेंट है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अर्लियर, ये वाला। 30 दिन के अंदर इनवॉइस वैसे पहले इनवॉइस इशू हो गया है, अगर पहले इनवॉइस इशू हो गया है तो अर्लियर ऑफ ये वाला नहीं, इनवॉइस इशू पहले। यहाँ पे शायद
पेमेंट और इनवॉइस अगर 1 अप्रैल के बाद हुआ है तो पेमेंट और इनवॉइस का देखना पड़ेगा, जो पहले हुआ है तो वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। नहीं, क्या बोला आपने? सर यहाँ पे जैसे फर्स्ट सिचुएशन में 1 अप्रैल? क्या 1 अप्रैल? पेमेंट पेमेंट यहाँ पे 10/4 को हुआ है और इनवॉइस 3/4 को। तो मतलब रेट तो न्यू रेट लगेगा ना 12%। हाँ, न्यू रेट लगेगा। हाँ तो हाँ इनवॉइस हाँ, रेट और पेमेंट के बीच इनवॉइस में जो न्यू रेट लगेगा, वेरी सैलरी। गुड। न्यू रेट लगेगा तो ये वाला इनवॉइस होगा। सही बोल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका ओल्ड रेट लगने वाला है, ऑब्वियसली है। तो अगर 30 दिन के अंदर इशू हुआ है, आंसर इज पहले इशू हो गया है, तो अर्लियर ऑफ ये वाला और ये वाला, आंसर इज ये। ठीक है, ये 30 दिन के अंदर इशू हुआ है, आंसर इज यस, 30 दिन के अंदर इशू हुआ है, तो ये वाला इरेलीवेंट हो गया। तो आंसर इज इन दोनों में से जो अर्ली नहीं, यहाँ पर कौन सा रेट लगे? न्यू नहीं रेट सर, लगे। न्यू वो तो हम लोग को न्यू, देखना पड़ेगा हाँ सर। ये न्यू रेट देखना पड़ेगा, तो ये वाला है। तो देखा जाए तो आपका ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लेना आप लोग घर पे। और ये ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलिए स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे। आप लोग आगे का सम्स अगर है इलस्ट्रेशन तो कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। मेरा आरसीएम हो नहीं रहा है, मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में वैल्यू, नेक्स्ट क्लास में आरसीएम का रिमेनिंग टॉपिक करेंगे। सर एक बार सेक्शन 11 भी समझा दीजिएगा। सेक्शन 11 अभी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। ओ सेक्शन 11 मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। मैं सेक्शन 9 ही करा रहा हूँ। सेक्शन 9 कंप्लीट, सेक्शन 9 का कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? सर सेक्शन 11 थोड़ा स्टार्ट हो गया था सर। मतलब कि जो उसमें आ रहा था ना, सुनिए, जो सेक्शन 9 करते समय सेक्शन 11 आ रहा था ना, मैं उसी को कंप्लीट करा रहा था। हाँ सर। आ रहा समझ में? हाँ सर। मैं जो सेक्शन 9 करते समय सेक्शन 11 आ रहा था, मैं उसी को कंप्लीट कर रहा था। मैं जब सेक्शन 11 फिर विजिट करूंगा ना, तो फिर से आऊँगा, उसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जाऊँगा। ऑब्वियसली मैं ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन 9 में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है सर। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं है। ये रहा। मिल नहीं रहा। ठीक है, मिल नहीं रहा अभी। ओके, मिल नहीं रहा है। मैं सेक्शन 11 जो आरसीएम करवाया हूँ ना, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। क्या क्या शेयर करना है, एक बार मुझे याद दिलाइएगा तो। क्या क्या शेयर करना है? सेक्शन 7 शेयर करना है, 8 शेयर 8 करना है, आरसीएम शेयर करना है, और 10। ये 13 14 15 शेयर करना है, और 10 भी शेयर करना है ना। ठीक है, सर सेक्शन 31 भी साथ में। 13, हाँ, सेक्शन 31। 31। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वैसे मेरा जो मटेरियल है आपके इंस्टीट्यूट के मैट से ही बना हुआ है, फिर भी मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू।